कहानी की शुरुआत में हम इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अब्राहम ओजलर को देखते हैं। ओजलर अपनी वाइफ और बेटी के साथ वेकेशन पर आया था। ओजलर अपनी बेटी के साथ खेल रहा था कि तभी उसे लोकल पुलिस से एक कॉल आता है। सामने से एक आदमी ओजलर से कहता है कि यहाँ पास के ही एक होटल में 2 फॉरेनर्स का मर्डर हो गया है। हम जानते हैं कि आप छुट्टी पर हैं, लेकिन फिर भी प्लीज एक बार आकर देख लीजिए। ओजलर तुरंत होटल से निकलकर क्राइम सीन पर जाने लगता है। वो रास्ते में अपने एक टीम मेंबर को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ के लोकल पुलिस को मेरा नंबर क्यों दे दिया? मुझे वेकेशन पर भी आराम नहीं दोगे क्या? यह सुनकर उसका टीम मेंबर कहता है कि हमने किसी को भी आपका नंबर नहीं दिया है, हमें तो ये भी नहीं पता कि आप हैं कहाँ। यह सुनकर ओजलर शॉक्ड हो जाता है। वो वापस अपने कमरे में आता है तो देखता है कि उसकी बीवी और बेटी दोनों गायब हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा है, किसी ने उनका किडनैप कर लिया है। इसी के साथ ये कहानी 3 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। घटना को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन ओजलर आज भी अपनी बीवी और बेटी के सदमे में होता है। वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता और इस वजह से ओजलर को हैलुसिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। हर रात ओजलर अपने लैपटॉप पर विनीत नाम के एक क्रिमिनल का कन्फेशन सुनता रहता है। दरअसल ओजलर ने एक बार विनीत नाम के एक लड़के को ड्रग्स लेने की वजह से अरेस्ट कर लिया था और 3 साल पहले उस रात विनीत ने ही ड्रग्स के नशे में प्लान करके ओजलर की बीवी और बेटी को मार दिया था। पुलिस को विनीत के खिलाफ सारे सबूत मिल गए थे, लेकिन अपने कन्फेशन में विनीत कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें कहां दफनाया था। रात में उसकी वीडियो देखने के बाद सुबह में ओजलर जेल में विनीत से मिलने के लिए जाता है। वो हर रोज विनीत के लिए बिरयानी लेकर जाता है और हर बार बड़े प्यार से विनीत से पूछता है कि तुमने मेरी बेटी और बीवी को कहां दफनाया था, लेकिन हर बार विनीत एक ही बात कहता है कि मैं नशे में था, मुझे याद नहीं। दूसरी तरफ हम नवीन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड माया से फोन पर बात करते हुए घर जा रहा होता है कि तभी पीछे से एक बोलेरो आती है और नवीन की बाइक को टक्कर मार देती है। नवीन घायल हो जाता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। डॉक्टर्स उसका इलाज कर देते हैं, लेकिन होश में आने के बाद नवीन को रियलाइज होता है कि अब उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये टेम्परेरी है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा बर्थडे है तो केक लाओ, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद माया पास के ही एक स्टोर में जाकर केक खरीदती है और वापस हॉस्पिटल में आती है। लेकिन जैसे ही माया नवीन के पास पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने नवीन के पैर पर एक बड़ा सा कट लगा दिया था और ज्यादा खून बहने की वजह से अब नवीन की मौत हो चुकी है। ओजलर अपनी टीम के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। उसे नवीन की लाश के पास से एक लेटर मिलता है जिस पर एक मैसेज के साथ साथ हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। वो नवीन की कॉल हिस्ट्री को चेक करता है तो पता चलता है कि नवीन ने आखिरी बार माया को कॉल किया था और कॉल कट होने के 8 मिनट में ही एम्बुलेंस नवीन को लेकर हॉस्पिटल आ गई थी। तो आखिर इस 8 मिनट में हुआ क्या था? वो लोग हॉस्पिटल के और रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। वो लोग माया से, फिर नवीन के फादर शिवराज से भी नवीन के बारे में पूछते हैं, लेकिन नवीन का फादर उन्हें बताता है कि नवीन की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। अगले दिन पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर ओजलर को बताता है कि कातिल को मेडिकल की अच्छी नॉलेज है। उसे अच्छे से पता था कि कौन सी नस काटने से ज्यादा खून बहेगा। इतना ही नहीं, काटने से पहले उसने एक स्याही से निशान भी लगाया था, जैसे कि सर्जरी के पहले अक्सर लगाया जाता है। दूसरी तरफ हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि सुनसान रास्ते से जा रहा होता है। तभी कुछ लोग उसके सामने आते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। तभी एक बार फिर से वही बोलेरो वहां आ जाती है जिसने नवीन को टक्कर मारा था। बोलेरो को देखते ही पिटाई करने वाले लोग वहां से भाग जाते हैं। बोलेरो से एक आदमी बाहर आता है। वो इस घायल आदमी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसका इलाज कर देते हैं, लेकिन आधी रात को फिर से बोलेरो वाला आदमी हॉस्पिटल में आता है और उस आदमी को भी जान से मारकर उसके पास एक लेटर छोड़ देता है, जैसा कि उसने नवीन के पास छोड़ा था। अगली सुबह ओजलर इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। वो कातिल का लेटर देखने के बाद समझ जाता है कि नवीन और इस आदमी का कातिल एक ही है।
वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को देखता है। उसमें कातिल का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन विक्टिम को उसी बोलेरो से हॉस्पिटल लाया गया था। ओजलर नोटिस करता है कि विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर आने वाले और विक्टिम को मारने वाले दोनों की बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है, यानी कि कातिल के साथ एक और आदमी भी है। इसके बाद ओजलर दूसरे विक्टिम के फादर से पूछताछ करने के लिए जाता है। उसका फादर राघवन एक नशेड़ी होता है, लेकिन ओजलर को राघवन से कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरी तरफ हम फिर से उसी कातिल को देखते हैं। वो अशोक नाम के एक आदमी के रेस्टोरेंट पर आता है और अशोक को खाने के लिए एक लड्डू देता है। लड्डू खाने के थोड़ी देर बाद ही अशोक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां पर अशोक को एमआरआई रूम में जांच करने के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी जांच शुरू होती है, एमआरआई रूम की बिजली अचानक से कट जाती है। जांच करने वाला आदमी बिजली चेक करने के लिए जाता है, लेकिन तब तक कातिल एमआरआई रूम में आता है और अशोक को जान से मारकर चला जाता है। और एक बार फिर से ओजलर क्राइम सीन पर आता है और एक बार फिर से ओजलर को क्राइम सीन पर एक लेटर मिलता है जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। ओजलर को समझ में आ जाता है कि ये तीनों मर्डर एक ही आदमी ने किया है, लेकिन अब तक कातिल को पकड़ने के लिए उसे कोई सुराग नहीं मिला था। ओजलर को यकीन था कि इन कार्ड्स पर लिखे मैसेज के जरिए कातिल उससे कुछ तो कहना चाहता है। वो अपने टीम मेंबर्स से कार्ड पर लिखे मैसेज के बारे में पता करने के लिए कहता है। तब उन्हें एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है। वो डॉक्टर ओजलर को बताता है कि ऐसा मैसेज कलिकट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी डिटेक्शन हॉल के दरवाजे पर लिखा हुआ है। ओजलर तुरंत अपनी टीम के साथ कलिकट मेडिकल कॉलेज में जाता है और देखता है कि एनाटॉमी डिटेक्शन हॉल के दरवाजे पर वही मैसेज लिखा हुआ है, लेकिन अब तक ओजलर को जो कार्ड मिले थे उन पर लिखा मैसेज अधूरा था, यानी कि अभी कातिल और भी मर्डर करने वाला है। ओजलर हॉस्पिटल के प्रोफेसर्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ था। एक प्रोफेसर कहता है कि मैं यहाँ पिछले 25 साल से हूँ, लेकिन ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। इधर पुलिस वालों को पता चलता है कि जब नवीन का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पर एक लॉरी ड्राइवर उसी रास्ते से गुजरा था। पुलिस वाले उस लॉरी ड्राइवर को ढूंढ निकालते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। तब वो लॉरी ड्राइवर उन्हें बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मैं उनकी हेल्प करने के लिए रुका था, लेकिन उस आदमी ने अपनी गर्दन पर एक डिवाइस लगाकर मुझसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी, मैं डर के मारे भाग गया था। ओजलर की टीम का मेंबर उसे अपने फोन पर एक डिवाइस दिखाता है। दरअसल वो एक आर्टिफिशियल वोकल होता है जो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जो गले का कैंसर या फिर ऐसी किसी वजह से अपनी वॉइस खो देते हैं। इसके बाद ओजलर आसपास के सभी हॉस्पिटल से ऐसे पेशेंट्स की लिस्ट मंगवाता है जो उस डिवाइस का यूज करते थे, और लिस्ट को चेक करते हुए ओजलर को कृष्णदास नाम के एक आदमी पर शक होता है, क्योंकि कृष्णदास का घर भी कलिकट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास में ही था। वो लोग कृष्णदास के घर जाते हैं। कृष्णदास घर पर नहीं होता। उसकी माँ ओजलर को बताती है कि 30 साल पहले कृष्णदास बहुत अच्छा गाना गाता था, लेकिन उसके गले में एक गांठ थी। कलिकट मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसका ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद कृष्णदास की आवाज चली गई थी। यह सुनकर ओजलर को समझ में आ जाता है कि इन सभी हत्याओं का कलिकट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में ओजलर को पता चलता है कि नवीन के फादर शिवराज ने 30 साल पहले उसी मेडिकल कॉलेज में पीजी किया था और अशोक का फादर शिव कुमार उसका बैचमेट था, लेकिन किसी वजह से शिव कुमार को कॉलेज से निकाल दिया गया था और दूसरे विक्टिम का बाप राघवन भी उसी कॉलेज में काम किया करता था। इसके बाद ओजलर उस कॉलेज के एक पुराने कर्मचारी को शराब पिलाकर इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। वो आदमी ओजलर को बताता है कि 1989 में एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में शिवराज, शिव कुमार के साथ साथ जेवियर और अलेक्जेंडर भी थे, और ये चारों कॉलेज में एक साथ पीजी कर रहे थे। ओजलर को समझ में आ जाता है कि इन सभी मर्डर का कनेक्शन कलिकट यूनिवर्सिटी से ही है, क्योंकि पहला विक्टिम नवीन शिवराज का बेटा था, दूसरा विक्टिम राघवन का बेटा था और तीसरा विक्टिम अशोक शिव कुमार का बेटा था, और अब सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, एलेक्स और जेवियर। ओजलर को एलेक्स के बारे में पता चलता है कि एलेक्स दुबई में रहता है और अब तक उसने शादी नहीं की है, और ओजलर उसके साथ वीडियो कॉल पर बात करता है। तब एलेक्स डर के मारे इंडिया आने से इनकार कर देता है। इसके बाद ओजलर जेवियर के पास जाता है
जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एक मशहूर डॉक्टर था। फिलहाल जेवियर एसएम हॉस्पिटल में डॉक्टर अरुण के पास होता है क्योंकि जेवियर को एक मेडिकल प्रॉब्लम है और कुछ दिनों में ही डॉक्टर अरुण उसकी सर्जरी के लिए डेट फिक्स कर देता है। जेवियर बाहर आता है तो ओजलर उसे सब बताकर कहता है कि आपकी बेटी अमेरिका में रहती है, वो सेफ है, लेकिन आपकी जान को खतरा है। जेवियर कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन साइड में आकर तुरंत शिवराज और शिव कुमार को कॉल करके पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। वो उन दोनों से एलेक्स के बारे में भी पूछता है, लेकिन शिवराज और शिव कुमार को भी नहीं पता था कि एलेक्स कहाँ है और क्या कर रहा है। दूसरी तरफ ओजलर को पता चलता है कि एलेक्स दुबई से इंडिया वापस आ गया है। वो फोन पर ओजलर से कहता है कि दुबई में कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा था, तो मैंने वापस आकर फाइट करने का फैसला किया है। ओजलर उससे कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, हम लोग तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे घर आ रहे हैं। इसके बाद ओजलर अपनी पूरी टीम के साथ एलेक्स के घर जाता है। थोड़ी देर बाद कातिल भी अपनी बोलेरो और भाड़े के कुछ गुंडों को लेकर एलेक्स को मारने के लिए वहां पहुंच जाता है। अब यहां पर ओजलर की टीम और उन गुंडों के बीच जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है और आखिरकार ओजलर कृष्णदास को पकड़ लेता है। बाकी के लोग वहां से भाग जाते हैं। ओजलर कृष्णदास को पुलिस स्टेशन लेकर आता है और उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन कृष्णदास उनके सामने अपना मुंह ही नहीं खोलता। अगले दिन ओजलर राघवन की वाइफ को पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ करने लगता है। वो ओजलर को बताती है कि कुछ महीने पहले एक डॉक्टर हमारे घर आया था। वो राघवन से सुजा नाम की एक लड़की के बारे में पूछताछ कर रहा था। सुजा की इंक्वायरी करने पर ओजलर को पता चलता है कि सुजा भी कैलिकट यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसके नाम पर एक हॉस्पिटल भी है, एसएम हॉस्पिटल। और उस हॉस्पिटल का डॉक्टर अरुण राघवन के घर पर पूछताछ करने के लिए आया था और डॉक्टर अरुण ही जेवियर का ऑपरेशन भी करने वाला है। ये लोग तुरंत डॉक्टर अरुण के पास जाते हैं क्योंकि ओजलर को लगता है कि डॉक्टर अरुण सर्जरी के दौरान ही जेवियर को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अरुण उन लोगों को बताता है कि सुजा मेरी बहन थी जो एक एक्सीडेंट में मर गई थी और कुछ महीनों पहले मुझे उसकी किताब में से एक फोटो मिली थी जिसमें सुजा के साथ एक और लड़का भी था और यही पता करने के लिए मैं राघवन के पास गया था कि आखिर वो लड़का कौन था। ओजलर भी वो फोटो देखता है। फोटो में उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से घिस चुका था, लेकिन बैकग्राउंड को ध्यान से देखने के बाद ओजलर को याद आता है कि फोटो के बैकग्राउंड में जो पौधा है वैसा ही सेम पौधा मैंने एलेक्स के घर में देखा था। एट द सेम टाइम ओजलर की टीम के मेंबर्स भी उसे बताते हैं कि हम लोग जिस एलेक्स से मिले थे वो असली एलेक्स था ही नहीं, असली एलेक्स ने ही इस नकली एलेक्स को हमारे पास भेजा था। लेकिन दूसरी तरफ असली एलेक्स ने जेवियर का किडनैप कर लिया था। इधर एलेक्स जेवियर को लेकर कैलिकट यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी डिटेक्शन हॉल में लेकर जाता है। वो जेवियर को ऑपरेशन वाले बेड पर लिटाकर उससे कहता है कि अब हम दोनों फिर से उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। वो एलेक्स के हाथ पर सर्जरी के लिए मार्कर से एक निशान लगाता है और उसके हाथ की नसों को काट देता है, लेकिन एलेक्स जेवियर को मार पाता उसके पहले ही ओजलर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और वो लोग एलेक्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस वाले एलेक्स और कृष्णदास को एक साथ में बैठाकर दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और तब एलेक्स उन्हें अपनी कहानी बताता है और स्टोरी 1989 में शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि शिवराज, शिव कुमार और जेवियर तीनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन इनका ग्रुप कॉलेज में सबको परेशान करता रहता है। और फ्रेशर डे पर जेवियर पहली बार सुजा को देखता है। वो स्टेज पर जाकर सुजा को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन सुजा तुरंत उसके प्यार को ठुकरा देती है और आगे चलकर कुछ दिन बाद एलेक्स भी सुजा को प्रपोज करता है। तब सुजा एलेक्स के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। एलेक्स पढ़ने में काफी अच्छा था और चीजों को काफी जल्दी सीख जाता था। कॉलेज के प्रोफेसर्स भी एलेक्स को बड़ी बड़ी सर्जरी में शामिल करते थे, जबकि जेवियर को छोटी छोटी सर्जरीज करने के लिए बोलते थे और इस वजह से जेवियर को एलेक्स से जलन होने लगती है। इसके साथ ही सुजा के साथ भी एलेक्स का रोमांस चलता रहता है। सुजा से मिलने के लिए एलेक्स राघवन को कुछ पैसे देता था, जिसके बाद राघवन उन दोनों को एनाटॉमी रूम में बंद करके कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देता था। खैर, सुजा कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ कृष्णदास भी अपनी सुरीली आवाज से गांव-गांव में घूमकर गाना गाता था और लोगों को एंटरटेन करता रहता था। एक दिन उसके गले में दर्द होता है, जिसके बाद कृष्णदास भी हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आता है।
डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद कहता है कि गले में एक छोटी सी गांठ है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो एलेक्स को इस ऑपरेशन में अपना असिस्टेंट बना लेता है। जेवियर भी कृष्णदास के ऑपरेशन में शामिल होता है। सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर एलेक्स को टाँके लगाने के लिए कहता है और खुद एक दूसरे पेशेंट की सर्जरी करने चला जाता है। जेवियर के लिए यह बहुत अच्छा मौका था। वो जानबूझकर कृष्णदास के थ्रोट को काट देता है और उसी दिन से कृष्णदास की आवाज़ चली जाती है। प्रोफेसर को जब ये बात पता चलती है तब वो जेवियर को 6 महीने के लिए और एलेक्स को 1 साल के लिए सस्पेंड कर देता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जेवियर और उसके दोस्त एलेक्स से बदला लेने की तैयारी करते हैं। वो लोग राघवन को पैसे देते हैं। राघवन एलेक्स के पास जाता है और उसे कहता है कि सुजा तुम्हें डिटेक्शन हॉल में मिलने के लिए बुला रही है। आज एलेक्स का बर्थडे भी था तो एलेक्स को लगता है कि शायद सुजा उसे सरप्राइज देने के लिए आई होगी। वो तुरंत डिटेक्शन हॉल में जाता है जहां पर जेवियर और उसके दोस्त एलेक्स को पकड़ लेते हैं। उसकी बॉडी पर क्लोरोफॉर्म लगाकर उसे बेहोश करके नशे का इंजेक्शन भी लगा देते हैं। फिर तीनों उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर जाते हैं और जानबूझकर एक पेड़ में गाड़ी ठोक देते हैं। इस एक्सीडेंट में जेवियर को हल्की चोटें आती हैं लेकिन एलेक्स कोमा में चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जेवियर प्रोफेसर के पास जाकर उससे कहता है कि इस एक्सीडेंट में एलेक्स की ही गलती है क्योंकि एलेक्स नशे में था। यह सुनकर प्रोफेसर्स भी कोई जांच नहीं करते और एलेक्स को परमानेंटली बैन कर देते हैं। सुजा के अलावा कोई भी एलेक्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछता, लेकिन सुजा से एलेक्स की हालत देखी नहीं जाती। 8 महीने बीत जाते हैं। सुजा को लगता है कि अब एलेक्स का बचना नामुमकिन है और निराश होकर एक दिन सुजा खुद ही एक बस के आगे कूदकर अपनी जान दे देती है। दूसरी तरफ सुजा की मौत के कुछ टाइम बाद से ही एलेक्स होश में आ जाता है, लेकिन अब वो अपना पास्ट भूल चुका था। वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था और एक दिन एलेक्स की माँ की भी मौत हो जाती है। एलेक्स अब इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला हो जाता है, लेकिन 3 साल पहले एलेक्स एक टीवी इंटरव्यू देख रहा होता है। टीवी पर बोलने वाला वो डिवाइस लेने के बाद कृष्णदास इंटरव्यू दे रहा था और कृष्णदास को देखने के बाद से ही एलेक्स को अपना पास्ट याद आ जाता है। जिसके बाद एक दिन एलेक्स कृष्णदास से मिलने के लिए जाता है, उसे सब कुछ बताता है और फिर दोनों एक साथ मिलकर 3 साल तक बदला लेने के लिए अपनी प्लानिंग करते हैं और फैसला करते हैं कि जैसे उनकी वजह से हमने अपना सब कुछ खो दिया है, हम भी उन्हें मारने से पहले उनका सब कुछ छीन लेंगे। और इसीलिए एलेक्स ने शिवराज, शिव कुमार और राघवन के बेटों को मार डाला था। अपनी कहानी सुनाने के बाद एलेक्स ओजलर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बार जेवियर से मिलना है। थोड़ी देर बाद ओजलर के बुलाने पर जेवियर भी वहां आ जाता है, लेकिन आज भी जेवियर एलेक्स के सामने कहता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, सारी गलती तुम्हारी थी। खैर, एक हफ्ते बाद जेवियर एक फंक्शन में होता है। दरअसल उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वो रिटायर होने वाला था और आज वो किताब लॉन्च करने वाला था। वो स्टेज पर अपनी स्पीच दे रहा होता है और इधर ओजलर को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है। डॉक्टर ओजलर को बताता है कि एलेक्स मर्डर करने से पहले मार्कर से जो निशान लगाता था वो एक ऐसा पॉइजन केमिकल है जो खून के साथ मिक्स हो जाता है और अगर कोई जख्म लगने की वजह से बच भी जाए तो मार्कर की जहरीली स्याही की वजह से 1 हफ्ते के अंदर उसकी मौत निश्चित है। इसी के साथ स्टेज पर हम जेवियर को देखते हैं जिसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स जेल जाने से पहले शिवराज, शिव कुमार, राघवन और बाकी लोगों को भी जान से मार देता है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि एक बार फिर से ओजलर जेल में विनीत से मिलने के लिए बिरयानी लेकर जाता है और तब जेल में उसकी मुलाकात होती है एलेक्स से। एलेक्स उससे कहता है कि मैं अगर चाहता तो जेवियर और उसकी बेटी को आसानी से मार सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि तुम इस केस को टेक ओवर करो क्योंकि तुम्हें भी मैंने अधूरी कहानी बताई है। इसके बाद जाने से पहले एलेक्स ओजलर से बॉन रेस्यूडो कहते हुए चला जाता है, जो कि ओजलर की बीवी और बेटी के केस का एक हिंट होता है। जिसके बाद ओजलर एक बार फिर से विनीत के पास आता है और एक बार फिर से वो विनीत से पूछता है कि मेरी बीवी और बेटी कहाँ है। विनीत फिर से अपना वही जवाब दोहराता है कि मुझे नहीं पता, मैं नशे में था। तब ओजलर उससे कहता है कि मैंने ये नहीं पूछा कि तूने उन्हें कहाँ दफनाया है, मैंने पूछा है कि वो कहाँ हैं। जिसके बाद विनीत समझ जाता है कि ओजलर को अब समझ में आ चुका है
और इसी के साथ पता चलता है कि ओजलर की बीवी और बेटी शायद दोनों जिंदा हैं और उसके किसी दुश्मन ने उससे बदला लेने के लिए दोनों का किडनैप किया होगा और पिछले 3 सालों से विनीत सिर्फ नाटक कर रहा था। वो ओजलर से कहता है कि तुम बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर हो ना, तो खुद पता कर लो, देखते हैं कि तुम क्या पता कर पाते हो। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। अगर कभी इस फिल्म का दूसरा पार्ट बना तब शायद हमें पता चले कि ओजलर की बीवी और बेटी के साथ क्या हुआ था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।